हेलो एवरीवन। सो ये वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हाइपोक्सिया के ऊपर। सो दिस इज़ अ रिव्यू लेक्चर ऑन हाइपोक्सिया जो स्पेशली फॉर प्रॉफ एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस टॉपिक को एक अच्छे बुक से रीड करोगे ताकि तुम्हारा ये कंसेप्ट जो है पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके ओके, दिस इज़ द ओनली रिव्यू लेक्चर। जो डिटेल वाला लेक्चर जो है वो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जो जो बहुत लेंथी हो जाता है, जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत मतलब एग्ज़ाम के पहले पढ़ने वीडियो देखने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उस वजह से मैं शॉर्ट में कम ड्यूरेशन में ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ विथ यूजिंग माई नोट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? तो क्या, सबसे पहले हाइपोक्सिया का मतलब समझने से पहले हम दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सेमिया और हाइपोक्सिया का मतलब क्या था? हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ना, वो टिश्यू लेवल पे, टिश्यू के पास, जो टिश्यू के पास होना चाहिए था वो ऑक्सीजन वो नहीं होता है, वो नहीं मिलता है ऑक्सीजन, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सेमिया का मतलब क्या होता है कि हाइपोक्सेमिया का मतलब होता है कि जो ब्लड है, जो ब्लड अपने बॉडी में फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिलती है। तो हाइपोक्सेमिया के वजह से हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ओके, so hypoxemia is often caused by the hypoxia is often caused by the hypoxemia, but always but okay, so ये दो वर्ड्स के तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और एनोक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरी ऑक्सीजन की एब्सेंस होने को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। एंड हाइपोक्सिया का मतलब डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी टू द, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। तो डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ओके, सो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? अपनी बॉडी में ज़रूरत इसीलिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही हम एटीपी बना सकते हैं। अगर एटीपी सही से नहीं मिलेंगे तो अपनी बॉडी में फंक्शन सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो अपने ऑक्सीजन बाहर से हमें मिलता है, ऑक्सीजन बाहर से मिलता है और हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ट्रैवल करके, वो ट्रैकिया के थ्रू ट्रैवल करके लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के थ्रू जाकर उस एयर पाथवे से एल्वियोले के पास जाएगा, और एल्वियोले से ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुंच जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेगा, आरबीसी लेगा, पकड़ लेगा ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद वो कहाँ तक जो टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अपनी बॉडी में हर एक टिश्यू को ज़रूरत है, तो हर एक टिश्यू को जाके अपने ऑक्सीजन को जो है प्रोवाइड कर देगा। तो हम हाइपोक्सिया देखने को कब मिलेगा? हाइपोक्सिया हमें तब देखने को मिलेगा जब इन पांचों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आए, तब हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। दिस इज अ पैसेज ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन लंग्स, ब्लड, हार्ट और टिश्यूज, द ऑक्सीजन कांट गेट टू द destination. If oxygen can't get to the destination, CO2 get accumulated, this lead to the hypoxia. तो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में सही ढंग से नहीं मिले तो हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और साथ में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो CO2 जो है सही से बाहर नहीं पहुंच पाएगा, तो पूरा CO2 जो है वो अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वो एक अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे कि ऑक्सीजन, बाहर से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो अगर तुम कहीं ऊंचे पहाड़ पे गए हो, ओके, हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे गए हो, तो वहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। तुम ऑक्सीजन, तुम्हारी बॉडी में हर एक चीज़ मैकेनिज्म सही से प्रॉपर वर्क कर रही है, तो फिर भी तुम्हें ऑक्सीजन की कमी में बाहर से ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे तुम्हें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एस्थेमिक कंडीशन, ब्रोंकाइटिस, ओके, ब्रोंकियल्स में कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और एल्वियोली, इम्फाइसीमा है, तुम्हें एल्वियोली पूरे डैमेज्ड है सिगरेट पीने की वजह से, तो एल्वियोली में कोई डैमेज है, तो ऑक्सीजन आ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल है, तो ऑक्सीजन सही से ब्लड के अंदर जा नहीं पा रहा है। ओके, और प्रॉब्लम ब्लड के अंदर है, कोई एनीमिया है, एनीमिक कंडीशन है, विटामिन B12 या आयरन की कमीशन या और कोई एनीमिक कंडीशन बॉडी में है, उस वजह से अपनी हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी तक नहीं पहुंच रहा है, ताकि वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कोई टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम है, ओके, टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम है जो ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो ये पांचों के कंडीशन में हमें हाइपोक्सिया देखने, कोई प्रॉब्लम इन सब में आ जाए तो हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ओके, तो हाइपोक्सिया, अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है अपनी बॉडी में। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन मिलने के वजह से ही एटीपी बनता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही आखिरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें जो है
एटीपी बनते हुए मिलता है। जो आखिरी स्टेप जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत मिलती है। तो अपनी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ देखने को मिलता है? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या? इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो ऑक्सीजन लेगा और एटीपी को बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलाइजेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें देखने को मिलता है। इफ द ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो हमें हाइपोक्सिया कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, अपनी बॉडी में अपने को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे नहीं रहेंगे। तो आज के टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। खाना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, तो रहने के लिए भी पैसे चाहिए, और कपड़े पहनने के लिए, अब नंगे तो नहीं घूम सकते, तो कपड़े के लिए भी पैसे चाहिए। तो कुछ भी काम करने के लिए रियल लाइफ में पैसे की ज़रूरत है। इसी तरह अपनी बॉडी में कोई भी काम, कोई भी मैकेनिज्म, हमें चलने के लिए, सोचने के लिए, हाथ घुमाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत है। तो उस एटीपी को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। तो हाइपोक्सिया इज अ सीवियर कंडीशन, जिससे हमें एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिसकी वजह से सेल डेथ हमने को देखने को मिलता है। और सेल डेथ नॉट ओनली विथ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया 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 मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। और इस्केमिया, इस्केमिया और एक और वर्ड इन्फेक्शन, ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। इस्केमिया का, इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे और एक रिव्यू लेक्चर भी होगा जो एग्जाम पर्पस के लिए होगा। इन्फेक्शन के ऊपर भी सेम थिंग वही होगा। ओके, अलग अलग पढ़ेंगे। इन इस्केमिया, इस्केमिया मतलब डिक्रीज्ड मतलब जो ब्लड एक पर्टिकुलर टिश्यू पे और ऑर्गन पे जो पहुंच रहा है वो कम हो गया। जिस जो परफ्यूशन होना था वो कम हो गया, मतलब जितना ब्लड पहुंचना था, मतलब ये आर्टरी है, यहाँ पे कुछ हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या कोई बाहर से कुछ ट्यूमर फॉर्म हो गया, जिससे वो आर्टरी जो है वो पतला हो गया, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो वो ब्लड जो है जिस अमाउंट में यहाँ ऑर्गन पे पहुंचना था वो पहुंच नहीं रहा है, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमें इस्केमिया, पहले हाइपोक्सिया देखने को मिला, उसके बाद इस्केमिया हो जाएगा। ओके, अगर ये पूरा एथेरोस्क्लेरोसिस टूट गया, टूटने के बाद ये पूरा आर्टरी जो है ब्लॉक हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया मतलब ऑक्लूजन हो गया, पूरा रुक गया, मतलब जब ब्लड जो है पहुंचना ही हो गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों वर्ड का हमें डिफरेंस अच्छे से पता रहना जरूरी है। ओके, तो ऑक्सीजन यूज्ड इन लास्ट स्टेप ऑफ द एटीपी for ATP production of electron transport chain. So without oxygen, oxidative phosphorylation can't occur and ATP is not produced. So ये पैथोजेनेसिस है, तो ATP जो है फॉर्म नहीं होगा। आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया होगा। ओके, तो हाइपोक्सिक कंडीशन में हमें ये तीन सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। हाइपोक्सिया एक एक हम देखेंगे। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो है ब्लॉक हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जो सेल मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम जिस लेवल का बाहर पे होना था और जो लेवल मेंटेन रहता है, अपना हर चीज़ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, जो लेवल मेंटेन रहता है वो मेंटेन जो नहीं हो पाता है। तो जो बाहर का जो कैल्शियम है वो पूरा अंदर आने लग जाता है, अंदर आ जाता है। तो जो भी बाहर का जो H2O और कैल्शियम है वो अंदर आने लग जाता है। ओके, इन द सेल एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जो भी पोटेशियम है वो पूरा बाहर चला जाता है और अंदर पूरा कैल्शियम से भर जाता है, कैल्शियम H2O से भर जाता है। ओके, एंड दिस लीड टू द सेलुलर स्वेलिंग, जो इससे सेल जो है स्वेल हो जाता है, सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बॉडी ड्यू टू हाइपोक्सिया लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स दैट नॉट शुड बी एक्टिवेटेड लाइक प्रोटीएसेस एंड एंडोन्यूक्लियस। देखो, कैल्शियम जितना अपने सेल में होना था उतना ही होना चाहिए, बाकी बाहर रहेगा। तो कैल्शियम के एक्यूमुलेशन सेल के अंदर होने की वजह से जो एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं होने थे नॉर्मल सेल्स में, वो एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि प्रोटीएसेस का काम क्या है? प्रोटीएसेस का काम क्या है? कट द मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स। और एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? कट द डीएनए। तो ये जो जिन्हें एक्टिवेट नहीं होना चाहिए वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो हमें एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में भी ये सारे चीज़ें जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। बट यहाँ पे जो एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं होना था वो एक्टिवेट होकर सेल को उड़ा देते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप जो है ब्लॉक हो जाता है। और सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो
एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ओके, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होगा। ओके, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके वजह से जो पीएच जो है इंक्रीज हो जाता है, एसिडिक कंडीशन, एसिडिटी मतलब एसिडोसिस होने लग जाता है, एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो क्रोमैटिन जो है क्लम्पिंग देखने को मिलता है। ओके, तो लैक्टिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से पीएच लेवल इंक्रीज होता है, विच डैमेज द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो अपने सेल को मतलब लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। जो सुसाइड बॉम्बर्स क्या करते हैं, वो खुद के ऊपर वो बॉम्ब रखकर वो जाके झुंड में मिल जाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को हम मार सकें, मतलब वो सुसाइड बॉम्बर मार सके। तो वो खुद भी मर जाता है और साथ में सेल मतलब बहुत लोगों को भी लेके घूमता है। तो इसीलिए हम लाइसोसोम का काम भी यही है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक बाहर सेल के अंदर आने की वजह से सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से लाइसोजाइम का जो सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करके रखता है, जो अंदर के एंजाइम्स को बाहर आने नहीं देता है, वो रिलीज होकर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टार्ट टू डाइजेस्ट द सेल को डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज़ हमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लीक होकर हमें कहाँ देखने को मिलता है, नेक्रोसिस में। मैंने बताया था, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। ओके, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसे एक्टिवेट नहीं होना था वो एक्टिवेट होकर सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है वो डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो करते हैं, वो जो राइबोसोम्स जिसके ऊपर रहना था, जिस तरह काम करना था, राइबोसोम्स का काम जो है पूरा काम बिगड़ जाता है। तो इन सब कंडीशन के वजह, हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से ये सारे सिवियरिटी हमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन, दिस इज टोटल पैथोजेनेसिस, क्या क्या होता है। इसके बाद हम हाइपोक्सिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हाइपोक्सिया के 4 टाइप्स, जो 4 टाइप है। 4 टाइप देखने के बाद नॉर्मल कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया एंड जो नॉर्मल सिम्टम्स हम देखेंगे, जिससे कि हमें ये पूरे वीडियो में हम हाइपोक्सिया का पूरा इन डिटेल्ड नहीं, मतलब सारे टॉपिक को हमने टच कर लिया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कम ड्यूरेशन में हमें पूरा देख लिया। ओके, तो मैं वापस कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद एक बार ऊपर से तुम्हारा टेक्स्ट बुक को रीड करो, जिससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।